हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज कैलिबर इज अ सिनोनिम ऑफ। कैलिबर का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है क्षमता यानी कैपेसिटी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैलिबर का सिनोनिम हो जाएगा कैपेसिटी। देन नंबर 2 इज द वर्ड वेंडर मीन्स। वेंडर का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है इधर उधर भटकना, जिसको आप इंग्लिश में रोम भी बोलते हैं। सो वेंडर का मतलब हो गया रोम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू रिलेंटलेस इज। रिलेंटलेस एक वर्ड दिया गया है, इसका अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। रिलेंटलेस का मतलब होता है जो कभी हार ना माने। अब एक ऐसा इंसान जो कभी हार नहीं मानता उसको बोलेंगे रिलेंटलेस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हार मानने वाला। हार मानने वाले को आप इंग्लिश में बोलते हैं यील्डिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। रिलेंटलेस का अपोजिट हो जाएगा यील्डिंग। देन नंबर 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी कि किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एनहिलेट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नंबर 5 इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज़, यानी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि अब यूज़ में नहीं है या फिर अब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम ऑब्सोलीट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, पुराने टाइम पे क्या होता था, जो आपके हीरोज़ वगैरह होते थे मूवीज़ में, वो एक बेल बॉटम नाम की पैंट्स पहनते थे, जीन्स पहनते थे। बट अब क्या है, अब वो यूज़ में नहीं है, यानी अब वो जो है ओल्ड फैशन हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। तो आउटडेटेड चीज़ को, जो आपकी ओल्ड फैशन हो चुका है, उसको हम ऑब्सोलीट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंस वही है, कोई भी चीज़ जो पुराने टाइम पे होती थी अब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती या अब वो यूज़ में नहीं आती, उसको क्या बोलते हैं? सो ऑब्सोलीट। देन आपका 6 to 7 है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। स्पेलिंग टेस्ट से आपके क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पर आपका 6 हो गया स्पेलिंग टेस्ट। आपको यहाँ पर प्रिविलेज की सही स्पेलिंग बतानी है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 में एकोमोडेट की स्पेलिंग करेक्ट बतानी है, कौन सी होगी। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। देन नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है एंड सेंटेंस आपका है दमन सेज प्रिया इज वर्किंग इन दिल्ली। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट में है सेज। तो ये आपका किसी भी अदर वर्ड में चेंज नहीं होगा, सेज एज इट इज आपका रहने वाला है इनडायरेक्ट में। अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें कि सेज आया है, बाकी किसी ऑप्शन में सेज नहीं है। यहाँ पर सेड आया है, गलत हो गया। से आया है, गलत। सेड आया, गलत। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और आप एक चीज़ देखिए, अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट का आता है, यानी आप इस तरीके से याद रखिए, अगर सेज आता है तो आपका टेंस पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रिया इज वर्किंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, यानी अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट की है तब कोई भी चेंज आपका रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होने वाला। अगर यहाँ पर सेज की जगह सेड वगैरह होता तब आपका टेंस चेंज जरूर होता। देन नंबर 9 इज व्हाट डज द फ्रेज बरी द हैचेट मीन्स। एक फ्रेज आपको दिया गया है बरी द हैचेट, इसका मतलब बताना है। तो सबसे पहले हैचेट का मतलब क्या है? कुल्हाड़ी, और बरी का मतलब है दफन करना। तो कुल्हाड़ी को दफन करना, इसका मतलब है कि जो आपके पुराने सभी झगड़े थे, जो भी आपकी दुश्मनी थी, उसको ख़त्म कर कर अब आप दोस्ती करना चाहते हैं, मेल मिलाप करना चाहते हैं, मैत्रीपूर्ण रहना चाहते हैं। तो मेल मिलाप करने के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे गेट रिकनसाइल्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज वन डे द हेयर बिगेन टू मेक फन ऑफ द टर्टोइज। अब यहाँ पर आपको मेक फन ऑफ को इंप्रूव करना है। सो इसकी जगह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोक, किसी का मजाक उड़ाना,
उसको हम मोक भी बोलते हैं। क्लियर? तो मोक का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना। सो यहाँ पर मेक फन ऑफ की जगह आप सिंपली एक वर्ड यूज कर सकते हैं, मोक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। द नंबर 11 इज द ट्रिब्यूनल हैज पोस्टपोन्डेड द हियरिंग टू December 15। तो यहाँ पर जो आपकी हियरिंग है, जो सुनवाई है, उसको पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। तो हियरिंग को, यानी कि जो आपकी एक तरीके से सुनवाई है, कार्रवाई है, उसको स्थगित किया जा रहा है। और कार्रवाई को स्थगित करने के लिए हम बोलते हैं एडजर्न, पोस्टपोन्ड नहीं बोला जाता। आपने सुना होगा जब आपका जज बोलता है द कोर्ट इज एडजर्न, तो यानी कि कार्यवाही को स्थगित किया जाता है अगली डेट के लिए। तो कोर्ट के लिए जब आप हियरिंग होती है, कोई भी सुनवाई होती है, कार्यवाही होती है, तो उसको पोस्टपोन्ड करना, उसको बोलते हैं एडजर्न। यानी यहाँ पर पोस्टपोन्ड की जगह क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडजर्न। द ट्रिब्यूनल adjourned the hearing to December 15. Then number 12 is the prisoner was kept in jail. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका सेंटेंस है, यहाँ पर जो है आपका kept in jail, तो यहाँ पर जेल जो है आपका, इसको कन्फाइनमेंट भी बोलते हैं। सो यहाँ पर 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रिजनर वॉज केप्ट इन कन्फाइनमेंट, क्योंकि जेल को हम कन्फाइनमेंट भी बोलते हैं। सो आप ऑप्शन नंबर सी से इसको इंप्रूव कर सकते हैं। देन नंबर 13 इज ही डिड नॉट गिव मी सम बुक्स, यानी कि यहाँ पर देखिए सम कैसे यूज किया गया है? कुछ की सेंस में यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो कुछ के लिए हम सम का यूज करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर कुछ के लिए सम नहीं आता, वहां पर आपका आता है एनी। अब यहाँ पर क्योंकि आपका एक नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, नोट आ गया सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ में कुछ की सेंस में एनी का यूज किया जाता है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक्स। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज स्मोकिंग इन पब्लिक हैज बीन डैश बाय लॉ, यानी कि पब्लिक में धूम्रपान करना वो कानून के हिसाब से क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि कानून जो है कोई भी चीज़ को मना नहीं करता, कानून क्या करता है? सीधे बैन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। और प्रतिबंध लगाना, किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना, उसको बोलेंगे हम प्रोहिबिटेड। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, स्मोकिंग इन पब्लिक हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। देन नंबर 13 इज वंस ही हैज साइंड द एग्रीमेंट ही वुड नॉट बी एबल टू डैश, यानी अगर उसने एक बार असाइनमेंट साइन कर दिया फिर वो अपनी बात से नहीं पलट सकता, ये यहाँ पर सेंस होगा। ठीक है, तो अपनी बात से नहीं पलट सकता या अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, तो यहाँ पर अपनी बात से पीछे हटने के लिए आप यूज करेंगे बैकआउट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बैकआउट का मतलब क्या है? अपनी बात से पीछे हटना। तो अगर एक बार उसने साइन कर दिया एग्रीमेंट पर तो फिर वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बैकआउट। डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज ही कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द प्रॉब्लम, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। देन आपका आएगा कुड, और इसके बाद में अब आप देखिए टेंस, तो यहाँ पर आपका आया है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। और आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाया जाता है तो वहाँ पर बीच में एक वर्ड ऐड हो जाता है, बीन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बीन ऐड होता है और कंटिन्यूअस के लिए बीइंग, तो यहाँ पर बीन ऐड हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ ऐसा है जहाँ पर बीन जो है ऐड हुआ है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सभी गलत होंगे। यहाँ पर बी आया इसलिए गलत, यहाँ पर इन्होंने बीन का यूज़ नहीं किया इसलिए गलत, और यहाँ पर इन्होंने जो है परफेक्ट टेंस का हैव वो ही यूज़ नहीं किया, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 17 इज द गेस्ट्स हैव ईटन देयर फूड, तो सेम ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये भी जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? बीन एक वर्ड ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा? द फूड आपका यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द फूड, और फूड सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे। द फूड हैज़ बीन ईटन बाय द गेस्ट्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि हैड आया, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनाने की कोशिश की गई है। ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने जो है सिंपल की बनाने की कोशिश की है, और ये जो है आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का नहीं बनना। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत होगा।
देन नंबर 18 इज गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है मैंगो, इसका प्लूरल बनाना है। अब आप सोचेंगे इतना सिंपल वर्ड क्यों दिया गया है, तो देखिए ये सिंपल नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपका वर्ड है अगर वो ओ से एंड होता है, यानी उसके लास्ट में ओ आता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए आप उसमें एस भी ऐड कर सकते हैं और ई एस भी ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपका मैंगोज ये भी करेक्ट होगा और ये वाला मैंगोज भी करेक्ट होगा। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी आपका वर्ड है आपको प्लूरल बनाने के लिए दिया गया है, तो अगर उस वर्ड के एंड में ओ है और उससे पहले एक कंसोनेंट है, तो आप ध्यान दीजिए उसके साथ एस या ई एस लगाकर आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे जीरो, तो जीरो के साथ में आप एस भी लगा सकते हैं और ई एस भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज माई फ्रेंड शुक्ला इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द कंट्री। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस बनता है वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद आपकी आती है प्लूरल नाउन, यानी यहाँ पर आएगा वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। तो यही मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्लेयर की जगह क्या हो जाएगा, प्लेयर्स। देन नंबर 20 इज माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विद अस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है माई सिस्टर इन लॉ, जो कि सिंगुलर है, तो उसके लिए आपने वर्ब यूज़ की सिंगुलर लिव्स। तो आगे चलकर जो आपने वर्ब यूज़ की है वो भी सिंगुलर यूज़ की जाएगी, क्योंकि ये वर्ब भी आपका सेम इसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है। सो सिस्टर इन लॉ के लिए आप वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सी पार्ट में एरर है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपकी जो दूर वाली हेल्पिंग वर्ब है उसको गलत कर देता है, क्योंकि दूर वाली जो हेल्पिंग वर्ब है आप सोचते हैं कि इसके पास जो वर्ड है वो इसका सब्जेक्ट होगा, बट नहीं। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है, बट इसका सब्जेक्ट भी यही है और लिव्स का सब्जेक्ट भी यही है, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है, सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। देन अब बात करते हैं आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिविलेज, एंड 7 का होगा ऑप्शन नंबर डी, एकोमोडेट। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।